मैम जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला होता है उसके अंदर 2 होस्ट होते हैं, एक तो ह्यूमन को कहते हैं और दूसरा मस्कीटो को कहते हैं, तो फिर उसमें प्राइमरी होस्ट किसे कहेंगे? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आप मलेरिया की बात कर रहे हो ना, तो उसमें हमारा प्राइमरी होस्ट तो मस्कीटो होता है, इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन को हम बोलते हैं। सेकेंडरी होस्ट भी वहां पे मॉस्किटो ही हो जाता है, क्योंकि पहले मॉस्किटो मैम की बहुत मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे, मतलब कहीं तो फिर कहीं जगह तो उनको ह्यूमन को कह रखा है और कहीं जगह मॉस्किटो को। प्राइमरी में मैम मेनली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के हिसाब से Yes, कर ma'am. सकते हैं। यस नहीं, मैम। प्राइमरी होस्ट जो होता है हमारा वो मॉस्किटो ही होगा, प्राइमरी तो मॉस्किटो ही होगा। ओके मैम। सेकेंडरी वाले पे मतलब ह्यूमंस वाले पे कंफ्यूजन आता है, ह्यूमंस वाले को कभी वो इंटरमीडिएट लिख देते हैं, कभी उसको सेकेंडरी लिख देता है, ये कंफ्यूजन आता है। ठीक है, चलो अब हमारा चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोगों को पढ़ना होता है यहाँ पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मतलब कोई भी सिस्टम क्या होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा? किडनी इन्वॉल्व होगा। किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। नहीं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन। किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन्स होती हैं? मैम स्क्रीन पे शेयर ही नहीं हुई। मिलियंस में होती है। ओके 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 ओके। यस मैम। मैम क्लियर है? किडनी, किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन्स होंगी? One million। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन होती है, दोनों किडनी के अंदर 2 million। मिलियंस। किडनी का काम होता है ब्लड प्योरीफाई करना। प्योरीफाई करना। फिल्ट्रेशन। ठीक है, इतनी चीजें सबको क्लियर है। अब यहाँ पे आता है जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि भाई अलग अलग रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन? मैम अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक यूरिया होता है। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अमोनिया एंड अमोनिया। अब इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कराने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उतना ही ज्यादा उसको रिमूव कराने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब जितने भी मेरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक क्यों है? वो एक्वेटिक इसलिए होंगे बिकॉज उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसको रिमूव कराने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए वो हमेशा वाटर के अंदर ही रहना प्रेफर करता है। तो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो मोर टॉक्सिक होगा या लीस्ट टॉक्सिक होगा? मैम तो अगर हम टॉक्सिसिटी लेवल देखें, सबसे पहले मेरे पास कौन आता है? अमोनिया। फिर उसके बाद यूरिया। देन यूरिक एसिड। तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसको सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है रिमूवल के लिए। इसलिए अमोनिया के एक्सक्रीटिंग एनिमल्स कौन कौन से होंगे? एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, है ना। इन एनिमल्स को हम बोलेंगे एमोनोटेलिक। ठीक है, यूरिक एसिड सबसे लेस टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, तो उसको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको बहुत कम अमाउंट में वाटर मिलता है वो कौन होंगे? इंसेक्ट। ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक। यूरिया के अंदर हमें मॉडरेट वाटर चाहिए होता है, तो ऐसे एनिमल्स जिनको वाटर चाहिए बट ज्यादा अमाउंट में नहीं, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। ऐसे एनिमल्स मैमल्स।
पहला जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन यहीं पे आएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का टॉक्सिक लेवल पूछ लेंगे, या फिर कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो पूछ लेंगे, या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना? पहला क्वेश्चन कहाँ से हमारा Yes, क्या ma'am. बनता यस मैम। है? फिर आता है कि अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में देखो हमारी एनसीईआरटी ने किस किस के बारे में लिख रहा है। अगर हम पूरे एनिमल किंगडम, और ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम लोग एनिमल किंगडम में भी पढ़ के आता है, जैसे कि हमारे पास प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर हमने पढ़ा था, क्या था? प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। अच्छा, सीक्वेंस याद है आप लोगों को? जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को एनिमल किंगडम याद कराया था कि सबसे पहले मेरे पास पोरीफेरा थे, जिनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स थे, वो वाटर के अंदर रहते थे, उनकी बॉडी एसिमेट्रिकल थी, मतलब बॉडी देखने में बहुत अजीब लगती थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी बॉडी को थोड़ा सा चेंज किया, सिलेंट्रेट बने, है ना, अपने आप को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर टेंटिकल्स ले आए थे। फिर अपने आप को बचा तो पा रहे थे, लेकिन रात के टाइम में वो प्रीडेटर आके उनके खा जाते थे। फिर उन्होंने अपने आप को किस में कन्वर्ट किया था? टीनोफोरा में कन्वर्ट किया था। लाइट प्रोड्यूस करने वाले बन गए थे ताकि रात में भी अपने आप को बचा पाए। टीनोफोरा के लिए 8 कंबाइंड प्लेट्स थी ना, प्लेट। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी को प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फ्लैट बना लिया था। प्लेटी हेलमिंथेस। ये sequence ना तभी याद रहेगी, इसको रिवाइज करते रहना प्रॉपरली, ठीक है? प्रॉपरली रिवीजन। अभी मैं आप लोगों के ना रिवीजन स्लॉट्स भी आप लोगों को बना के दूंगी कि कब कब आप लोगों को कैसे कैसे चैप्टर्स को रिवीजन करना है, नहीं तो पढ़ते रहेंगे हम लोग और आप लोग भूलते रहोगे सब कुछ। तो सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथेस, प्रोटोनेफ्रा। तो इसका मतलब जब भी आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे तो आपके माइंड में पूरा एनिमल किंगडम रिकैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? याद है तो आप एनिमल किंगडम के चैप्टर, एनिमल किंगडम के नोट्स ओपन करोगे, साथ ही साथ उसको रिवाइज करोगे, तब आप लोगों को सारे चैप्टर्स याद रहेंगे। तो इस चैप्टर को जब भी हम नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे, एनिमल किंगडम हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो इसमें आप प्लेटफॉर्म का एग्जांपल प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया क्या दिखाता है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी दिखाता है। Yes, ma'am. यस मैम। इसके बाद हमारे रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स हो गए या फिर सिफेलोकोडेट जैसे कि एम्फिऑक्सस हो गए। प्रोटोनेफ्रीडिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आर प्राइमरी कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, जैसे कि हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया भी क्या काम करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कॉकरोच के ऊपर आता है कि कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? कौन होता है कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन? नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करेगा और ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। पहला क्वेश्चन कॉकरोच के ऊपर, Yes, ma'am. सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकता है, और थर्ड आएगा हमारा प्रॉन्स के ऊपर। प्रॉन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारे ग्रीन एंटीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, याद रहेगा यहाँ पर। नेफ्रीडिया के अंदर प्रेजेंट होता है एनिलेटर नेफ्रीडिया एनिलेट्स में और अर्थवॉर्म के अंदर होता है। आर्थ्रोवॉर्म्स के अंदर तो एंटीनल ग्लैंड है ना, आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है? डन यहाँ तक? यस मैम यस मैम। फिर आते हैं हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका इंफीरियर वेना कावा। अभी हार्ट वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं। एक थी सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी से सारा कैसा ब्लड लेके आ रही थी? इंफीरियर वेना कावा पूरी लोअर बॉडी से ब्लड लेके आ रही है, कैसा? डीऑक्सीजनेटेड तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज नोन एज रेनल आर्टरी। रिनल आर्टरी। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रिनल वेन। देखो ये पीछे की साइड से जा रही है रिनल वेन, और ये रेड वाली रिनल आर्टरी। तो आप लोगों से लेबलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? दोनों किडनीज के ऊपर कैप-लाइक एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड। उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड Yes, कौन सा ma'am, हार्मोन adrenal सिक्रीट करती है? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन Adrenaline. सिक्रीट करती है। ये हो गया हमारा। तो हमारे पास दो पेयर्स ऑफ किडनी होती हैं। फिर किडनी के अंदर भी अगेन जैसे कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होता है, एक मेडुला रीजन होता है, एक कॉर्टेक्स रीजन होता है। इसके अलावा और कहाँ पे होता है हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल और मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन?
मैम योनि में ओवरी में ओवरी ओवरी के अंदर था, राइट। ओवरी के अंदर भी वही था हमारा बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन। मेडुलरी रीजन के अंदर सारी वेसल्स, वेन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, हाँ और मैम। मेडुलर रीजन के अंदर ओवा डेवलप होता रहता है, या फिर फॉलिकल्स डेवलप होता है, पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। अच्छा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है? प्राइमरी प्राइमरी oocyte होता है। oocyte। सेकेंडरी oocyte कब बनता है? वो ग्राफ मैम जब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। सेकेंडरी oocyte टर्शियरी फॉलिकल के अंदर होता है। और सेकेंडरी oocyte बनता कैसे है? मैम एंट्रेंस जब मियोसिस 1 फिनिश हो जाता है। फर्स्ट कंप्लीट। यस हाँ, मैम। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तब हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनता है, और मियोसिस 2 कंप्लीट होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, जिसकी वजह से मेरे पास ooted और सेकेंड पोलर बॉडी बन के आती है। प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी पोलर बॉडी में क्या डिफरेंस था? मैम प्राइमरी पोलर बॉडी ओवरी के अंदर बनती है, सेकेंडरी फैलोपियन ट्यूब में बनती है। एग्जैक्टली, प्राइमरी वाली ओवरी के अंदर बनती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी किसके अंदर बनती है हमारा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनती है। ये चीज आप लोगों को याद है। फिर इसके बाद हमारा एड्रीनल, ये देखो रीनल आर्टरी है, एंड देन यहीं पे नीचे की साइड ये आपका डोर्सल अयोटा। भी डोर्सल अयोटा का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना, यही था ना? यस यस मैम ठीक है। अब किडनी, किडनी के बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? किडनी इज कवर्ड विद अ लेयर विच इज नोन एज रेट्रो पेरिटोनियल या फिर रेट्रोपेरिटोनियम। क्लियर है ये चीज? रेट्रो पेरिटोनियल के थ्रू आपकी जो लेयर होती है, किडनी जो होती है वो कवर्ड अप होती है। और हमारा ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं आपका मैम पेरिटोनियम। हाँ जी, मैम रेट्रोपेरिटोनियल फैट कैप्सूल से बना होता है। किससे बना होता है? फैट कैप्सूल्स। हाँ, ये सेट कैप्सूल से बना होता है। लेकिन इसको, अच्छा, रेट्रोपेरिटोनियल बोलते क्यों है? मेन क्वेश्चन वहां पे ये आता है। मैम अटैच होता है डोर्सल वॉल से। एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमारा जो एब्डोमेन होता है ना, एब्डोमेन के अंदर लेयर होती है पेरिटोनियम, और ये हमारा किडनी है। तो इधर पेरिटोनियम है और इधर किडनी है, तो किडनी का जो वेंट्रल साइड होता है वो अटैच्ड रहता है पेरिटोनियम से। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो किडनी है वो रेट्रोपेरिटोनियल किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी कैसी है? रेट्रोपेरिटोनियल। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कैसी होती है किडनी। तो रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है कि हमारी जो किडनी है वो कवर्ड अप होती है पेरिटोनियम लेयर के थ्रू फ्रॉम वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड। साइड से, वेंट्रल साइड से। समझ आ रहा है सबको जितनी चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ? जितने भी नर्सिंग Yes, वाले, यस मैम। यस नर्सिंग वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा है? यस मैम। ये हो गया हमारा। तो अब किडनी के अंदर हम लोगों ने दो रीजन देख लिए कि भाई मेरे पास एक मेडुलर रीजन है, एक कॉर्टेक्स रीजन है। जो मेरी किडनी है वो पेरिटोनियम किडनी होती है। अब आता है हम लोग हमारी एनसीईआरटी के ऊपर। सब लोग अपनी अपनी मैम इसकी एनसीईआरटी लोकेशन। किडनी की लोकेशन बताओ क्या होती है? मैम T12 से L3 तक होती है। abdomen. लास्ट थोरेसिस थर्ड नंबर वर्टिब्रा। Thoracic or third lumbar vertebra. Third lumbar The vertebra. Then abdominal cavity. एग्जैक्टली और एक और क्वेश्चन यही से याद आया कि आपकी किडनी को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? मैम फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। कितनी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं टोटल? मैम दो। 2 पेयर। वही दोनों पेयर जो होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। कौन सी? फ्लोटिंग रिब्स किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ह्यूमंस के अंदर जो किडनी होती है वो कैसी किडनी होती है? मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक किडनी होती है। ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम में भी आया हुआ है, मतलब एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ोगे ना, वहां पे भी लिखा हुआ है ये चीज। मैम एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा बताना। कौन से वाला? मेटानेफ्रिक वाला कुछ। कि हमारी जो किडनी होती है मेटानेफ्रिक किडनी होती है, याद रखना है बस। ठीक है। एक और किडनी होती है ना, मीजोनेफ्रिक, एक होती है मेटानेफ्रिक। यस मैम।
डिफरेंस क्या होता है दोनों में? मैम लूप ऑफ हैनले का। लूप ऑफ हेनले का डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली। हमारे पास जो मेटानेफ्रिक किडनी है, इसका मतलब उसके अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है। जिसके अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी होगी उसके अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट नहीं होगा। चलो अब एनसीईआरटी पे आते हैं। हाईलाइट करना है सबसे पहले हमारे पास जो किडनी है, किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने देखा वन पेयर ऑफ किडनी है या नहीं है, Yes. देन वन पेयर ऑफ यूरेटर है, देन यूराइनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। किडनी का कलर कैसा है? कलर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। रेडिश ब्राउन कलर है। शेप कैसी है? बीन Bean शेप स्ट्रक्चर है। कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेशन लास्ट थोरेसिक and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Inner wall of abdominal cavity is known as Peritoneum. पेरिटोनियम। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा उनके बीच में प्रेजेंट है। किडनी का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 से 170 ग्राम। एक एक पॉइंट आप लोगों को ये याद होना चाहिए। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, वन वर्ड वाले भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एंड प्रीवियस ईयर जब आप करोगे वहां पे आप देखोगे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हीलम। अगेन हाईलाइट करो इस पॉइंट को कि जब आप अपनी किडनी के इनर साइड में देखोगे तो वहां पे आपको एक नोच स्ट्रक्चर दिखाई दे, नोच लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ना इस टाइप से देखो, ये किडनी है तो इसके अंदर ना यहाँ पे ऐसे ऐसे नोच प्रेजेंट। तो ये जो नोच है ना यहाँ पे, जिसके थ्रू आपका यहाँ पे रीनल आर्टरी रीनल वेन्स एंटर हो रही है, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे हीलम। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे कि हीलम कहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर हीलम कौन सा पार्ट है, कौन से सरफेस पे प्रेजेंट है, कॉनकेव सरफेस, नोच लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता है, सारी जो यूरेटर है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं और आपकी नर्व्स है वो एंटर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द रोल ऑफ हीलम, हीलम का रोल क्या है। फिर हीलम के जब आप इनर साइड में आओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक फनल शेप स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द रीनल पेल्विक्स, एंड उसके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होंगे ऐसे, इन प्रोजेक्शंस को बोलेंगे हम कैलिसिस। कैलिसिस। क्या क्या याद किया अब तक? किडनी की सिचुएटेड कहाँ पे है किडनी, किडनी की मेजरमेंट क्या होती है, किडनी के अंदर जो आपकी लीवर, आपका ब्लड वेसल्स, नर्व जो एंटर होते हैं उसको हम बोलते हैं हीलम। एंड हीलम के जब थोड़ा सा इनर साइड में देखेंगे तो ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर मेरे को दिखता है जिसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस। फिर उस पेल्विस के अंदर छोटे छोटे कैलिसिस प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ टफ कैप्सूल। अगर हम देखें किडनी की जो आउटर लेयर होती है टफ कैप्सूल से बनी होती है। अगर किडनी के इनर साइड में देखें तो दो रीजन्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन सा आपका? Outer quarter. इनर मेडुला, मेडुला के अंदर भी पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। Yes, ma'am, medullary pyramid. मेडुलरी पिरामिड्स। ऐसे इनको बोलेंगे हम मेडुलरी पिरामिड्स, जो प्रोजेक्ट होंगे जिनके अंदर छोटे छोटे कैलिसिस स्ट्रक्चर के अंदर, और कैलिसिस स्ट्रक्चर की सिंगल फॉर्म होती है कैलिक्स। याद हो गया सबको यहाँ तक? यस चलो अभी मेरे को बताएंगी राशि। अब तक हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया विद इन अ मिनट, जितना माइंड में है वो बताओ। बुक्स में मत देखो, नोट्स में मत देखो, कहीं मत देखो, अभी जो क्लास में याद हुआ ना उस पे ध्यान रखो बस। बताओ जल्दी से, बताओगे राशि? गौरव आप बताओ। मैम हमने अभी तक किडनी में देखा कि किडनी जो है मैम पेयर में प्रेजेंट रहती है, यूरेटर भी पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी जो है हमारी रेडिश ब्राउन कलर में होती है। किडनी जो है मैम हमारे थर्ड वर्टिब्रे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती है। किडनी का जो साइज होता है 10 से 12 सेंटीमीटर में लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। जो हमारा मैम टुवर्ड्स हम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैम किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स, एक इनर मेड्यूला।
और मैम मेड्यूला वाले रीजन में कैलिक्स प्रेजेंट होता है, जो मेडुलरी पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होती है उसकी। इतना ही मैम। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा बच्चों? मैम नो मैम। मैम राधिका ने कुछ बोला? हाँ मैम। बोलो। मैम जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि इनर हाइलम, इनर की तरफ जो हाइलम के पास एक ब्रोकनल शेप्ड रीनल पेल्विस होती है और उसके अंदर कुछ प्रोजेक्शन होती है कैलिसिस। और अभी हमने दोबारा पढ़ा कैलिसिस का नाम, जिसके अंदर जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं एम्बेडेड रहते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे, हाइलम ये स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने यहाँ पे, प्रोजेक्शन, दीज आर नोन एज कैलिसिस कैलिसिस। सबको मिला के कैलिसिस, एक सिंगल को लोगे तो इन्हीं के अंदर ऐसे पिरामिड्स होते हैं, एक कैलिक्स के अंदर एक पिरामिड ऐसे। ओके। ये होगा दो मेडुलरी पिरामिड्स के जो बीच का रीजन होगा, क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बर्टीनी। ये बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला पूरा ये वाला रीजन मेडुला है। तो मतलब कॉर्टेक्स से मेडुला के अंदर जाने का जो रीजन है वो मेरा क्या है? कॉलम्स ऑफ देखो यहीं पे लिखा है मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम्स ऑफ पर्टिनी। हर एक किडनी के अंदर कितना है? ईच किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन, तो दोनों किडनी के अंदर 2 मिलियन। किडनी के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, सॉरी किडनी नहीं, नेफ्रॉन के अंदर एक आएगा आपका रीनल कैप्सूल और एक आएगी रीनल रीनल कैप्सूल के अंदर कौन आएगा? कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर पीसीटी पीसीटी और डीसीटी। देखना ये लिखा हुआ है ना, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल, ये लिखा है ग्लोमेरुलस होगा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस को मैंने रीनल कैप्सूल लिखवा दिया। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टियोल एफाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड। इसको भी देख लो। इधर से कोई चीज आ रही है, आना, दिस इज नोन एज फ्रेंड फ्रेंड आर्टियोल। इधर से कोई चीज एग्जिट हो रही है, दिस इज नोन एज फ्रेंड आर्टियोल। और ये बीच में जो टफ्ट बन रहा है इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस हो जाएगा, स्ट्रक्चर का नाम ग्लोमेरुलस है। और ये यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही है, दिस इज नोन एज इतनी चीजें सबको क्लियर है। बॉमेंस कैप्सूल हो गया। अब ये जो मेरे पास ग्लोमेरुलस होता है किससे बना होता है? ग्लोमेरुलस बना होता है हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। बॉमेन कैप्सूल किससे बना होता है?
बोमेन कैप्सूल की लेयर होती है। देखो एक तो ये ऊपर ये वाली लेयर है जो मेरा किसके कांटेक्ट में है, ग्लोमेरुलस की। एक ये नीचे वाली लेयर है, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं विसिनल विस्ट्रल लेयर, और जो नीचे वाली लेयर है इसको बोलेंगे पैराइटल पैराइटल लेयर। पेरीफेरी की साइड है जो पैराइटल लेयर। इसी विस्ट्रल लेयर के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जिनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स। जो मेरे पास पैराइटल लेयर है, ठीक है ओपन हो गया। पैराइटल लेयर, बाहर वाली पैराइटल लेयर बनी होती है किससे, स्क्वैमस सेल्स। स्क्वैमस सेल से। अब ये स्क्वैमस, क्यूबॉइडल्स, ये सब तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा है, शेप्स वगैरह बनाना, ऐसे रिलेटेड क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है। हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी भाई, कहीं पे भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टर्म आ गई तो उसका हमेशा काम होगा कि भाई वो फिल्ट्रेशन करेगा या फिर डिफ्यूजन करेगा, यस है ना। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हर जगह। जो विस्सेरल लेयर हमारी होती है वो हमारी पोडोसाइट से बनी होती है ना। कौन सी, हाँ जो अंदर वाली होती है, जो अंदर वाली, वही तो लिखी ना मैंने, विजिरली तो लिखा पोडोसाइट्स। यस मैम, वो पोडोसाइट से मिलकर बनी होती है। पोडोसाइट से मिलके बनी होती है। यही पोडोसाइट्स फिर आगे जाके फिल्ट्रेशन कराने का काम करता है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितनी हुई मेरे पास, 3 हुई ना। एक तो मेरे पास कौन सा हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, एक मेरे पास विजिरल हो गई, और एक मेरे पास पैराइटल हो गई। तो क्वेश्चन नेक्स्ट यहीं पे आते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितनी होती है। टोटल मेरे पास 3 फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती है। डन। यस मैम। इस चैप्टर को फिनिश करना है आज हम लोगों को। फिर आता है रीनल, हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ कप शेप स्ट्रक्चर जिसको बोमेन कैप्सूल बोला, उसी के अंदर ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन कैप्सूल, दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल दोनों को मिला के रीनल कैप्सूल बोल देते, जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, या फिर उसको मेनिफिजियन बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है मेरे पास रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर 2 चीजें आ गई मेरे पास, पीसीटी आ गया और डीसीटी की फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी। अब ये पीसीटी और डीसीटी सारा का जो मेन फंक्शन है ना एग्जैक्टली फिल्ट्रेशन का, वो पीसीटी और डीसीटी ही करता है, ठीक है। तो अब लोग हम डायरेक्टली आ जाते हैं यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर। यूरिन फॉर्मेशन से ही बिकॉज हमारी मोस्टली कहानियां स्टार्ट होंगी। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन में 3 चीजें आती हैं, मतलब 3 स्टेप प्रोसेस होता है ये। सबसे पहला प्रोसेस होता है मेरे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर होता है मेरे पास एब्जॉर्प्शन, और फिर होता है मेरे पास सिक्रेशन। सिक्रेशन। अब सिंपली समझना इसको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। थोड़ा सा अभी रफली डायग्राम्स बनाऊंगी बिकॉज जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से मेरा कैसा ब्लड आएगा, प्योर ब्लड आएगा जिसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं। अब ब्लड के अंदर आयंस भी होंगे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी हो सकता है, ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स भी हो सकता है, ब्लड के अंदर यूरिया भी होगा, ब्लड के अंदर बहुत सारे वाटर्स भी होंगी, सारी चीजें होंगी। सब कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर। यहाँ पे मेरे पास सेल्स प्रेजेंट है, कौन सी, पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट सेल्स के थ्रू हमारा हो जाएगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो चाय को छानते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्ट्स होता है, चाय टी लीव्स वगैरह होती है, जो अदरक डालते हैं, सब ऊपर रह जाता है और चाय नीचे निकल जाती है। होता है नहीं होता है? एग्जैक्टली भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। ऐसे मेरे पास सेल्स अटैच रहती है यहाँ पे, ऐसे सेल्स अटैच है, इनके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन्हीं होल्स के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो नीचे ऐसे प्योरीफाई हो जाता है। मैम लेकिन इसमें प्रोटीन को छोड़ के सब प्योरीफाई हो जाता है ना? हाँ, प्रोटीन को छोड़ के, बिकॉज प्रोटीन जो होता है लार्ज साइज होता है ना,
लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स नहीं प्योरीफाई हो पाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल साइज वाले जो होंगे वो सब नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी एक इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन ये लिख सकती हूँ ना बच्चों, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, प्रोटीन ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ फिल्ट्रेट। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इज इक्वल्स टू फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट के अंदर मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, वाटर्स आ जाएंगे, ग्लूकोज आ जाएगा, अमाइनो एसिड आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएगी, ये सब चीजें आ जाएंगी। यस मैम। सॉर्टेड है ना यहाँ तक? यस किसी मैम। को कोई डाउट? नो नीट मैम। वाले स्टूडेंट्स, नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स, सरस्वती No, ma'am. समझ आ रहा है? स्वाति यस मैम। कहीं पे डाउट आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? तो हमारा पहला प्रोसेस हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला। अब सिंपली समझना, पहले एक बार मैं डायग्राम बना देती हूँ। ऐसे हमारे पास ये डायग्राम होता है। किसका डायग्राम है ये मनोज? मैम ऐसे तो कभी नहीं होता है, मनोज क्लास में ना आए। अबे था तो शायद है मैम क्लास में, है मैम, है मैम क्लास में। क्लास में ही है। क्लास में है, इट मीन्स वो क्लास में आके बस ज्वाइन कर लेता है, तभी वो क्लास में नहीं सुनता है कुछ भी। उसको चैट सेक्शन में भी नहीं लिख रहा है ना वो कुछ, उसको क्लास से रिमूव करता है। मैम लिख रहा है। अच्छा चैट सेक्शन में है। मनोज बोल क्यों नहीं रहे हो? जिस दिन तुम क्यों? क्लास में नहीं होते ऐसा लगता है क्लास चल ही नहीं रही है हमारी। तो देखो अब मैंने लाइन क्यों ड्रॉ की, कोई बताएगा यहाँ पे? मैम कॉर्टेक्स और Cortex और कॉर्टेक्स medulla वाला को पार्ट अलग लोगे मैम, मेडुला वाला मैंने लोगे। ये बोला था भाई कि मेरी जो किडनी है ना, ये हिलम वाला पार्ट हो गया। किडनी के अंदर दो पार्ट्स होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। तो ये जो लाइन है ना, ये ग्रीन वाली और ये रेड वाली एक ही लाइन यहाँ पे, ठीक है? तो मतलब हमारी जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर होता है, कुछ पार्ट मेडुला के अंदर होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कौन सा पार्ट मेडुला के अंदर है। तो ऊपर वाला रीजन क्या है मेरे पास, ये वाला पार्ट था। मेडुला है ये, मेडुला। ठीक है? ये मेरे पास है पार्ट पीसीटी, दिस इज योर DCT, and this one is your loop of Fenley. and this one is कलेक्टिंग डेक। डक्ट। अब लूपोफेनले को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, देखो। एक वो पार्ट जो ऐसे नीचे जा रहा है, एक वो जो ऊपर जा रहा है। Fenley, This is your ascending loop of Fenley. ascending lupofenle, and this one is your डिसेंडिंग। descending lupofenle। नाम सबको याद हो गए? अब मैं नाम रफ कर रही हूँ। ये कौन सी आर्ट्रियोल है? डिफरेंट वाली है ये। हाँ, ये देखो कैसे पास ऑन होती है, ऐसे जाती है ये। अगर इस डायग्राम को आप लोगों ने बनाना सीख लिया ना, तो पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ जाता है हमें, नहीं तो कंफ्यूज रह जाते हैं हम लोग। अब डायग्राम में कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। यहां से हमारे पास ब्लड आया, फिल्ट्रेट हुआ, यहाँ पे मेरे पास फिल्ट्रेट आया, यहाँ पे भी क्या आया मेरे पास? फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट आके सबसे पहले किसके अंदर आया? वो पीसीटी। सबसे पहले वो पीसीटी के अंदर आया, ठीक है भाई। मेरा फिल्ट्रेट आ गया पीसीटी के अंदर। अब फिल्ट्रेट पीसीटी से पास ऑन होके किसके अंदर जाएगा? चीज जो मेरी पीसीटी है ना, ये पीसीटी किससे बनी होती है? ये पीसीटी आपकी बनी होती है ब्रश
बॉर्डर्ड ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर कॉलम क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई, छोटे छोटे माइक्रोविलाइज भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे भी कि कैसी ये बनी होती है, किस चीज से एग्जैक्टली हमारी बनी होती है। तो किससे बनी हुई? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर सिक्रीशन होगा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन सिर्फ यहाँ तक होगा। अब आएगा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का मतलब क्या है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि भाई जो ये फिल्ट्रेट चल रहा है, इस फिल्ट्रेट के अंदर ध्यान से सुनना, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा ब्लड एब्जॉर्ब कर ले। कई अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के आयंस है, मैं वो चाहती हूँ कि भाई वो यूरिया के थ्रू एक्सक्रीट आउट ना हो जाए, वो ब्लड को मिल जाए। तो पहला प्रोसेस होगा, मेरे को रीअब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा। मान लिया मैंने रीअब्जॉर्प्शन करा दिया बहुत अच्छे से, लेकिन फिर मेरे पास प्रॉब्लम ये आई कि भाई रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मेरे को क्या चाहिएगा कि भाई ब्लड से उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को उठाऊं और वापस से फिल्ट्रेट को दे दूं। इसको बोलेंगे सिक्रीशन, कि वापस से फिल्ट्रेट के अंदर चीजों को सिक्रीट कराना और ब्लड को एब्जॉर्ब कराना, सॉरी हाँ, यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कराना किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन क्लियर है या नहीं? यस मैम। चलो अब आता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम लोग रीएब्जॉर्प्शन ही करा रहे हैं, तो रीएब्जॉर्प्शन में सबसे पहले मेरा पीसीटी कौन सा रीअब्सॉर्ब कराएगा, कौन सा पार्ट रीअब्सॉर्ब कराएगा? इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और मिनरल्स दोनों होंगे। वाटर मैम। एग्जैक्टली, ये हमारे पास वाटर के लिए परमिएबल होता है। यस मैम, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल होता है। 70 से 80% जो वाटर होता है ये रीअब्सॉर्ब कर लेता है। कौन? आपका ब्लड। तो पीसीटी ने आपका जितना ज्यादा आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी वो सारा का सारा इसने रीअब्सॉर्ब कर लिया। फिर आए हम लोग असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले। असेंडिंग वाला पार्ट किसके लिए परमिएबल होता है? परमिएबिलिटी पे क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। असेंडिंग किसके लिए होता है, डिसेंडिंग किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैम। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वाटर के लिए? डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए और असेंडिंग वाला इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मेरे पास डिसेंडिंग आ रहा है, तो डिसेंडिंग वाला क्या करेगा भाई? जितना भी वाटर है हमारा फिल्ट्रेट के अंदर, एक्स्ट्रा वाटर, वो सारा का सारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब यहां से वाटर निकल के यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे जैसे वाटर निकल के यहाँ पे आ रहा है, फिर ये आया हमारे लूप ऑफ हेनले के अंदर। फिर लूप ऑफ हेनले से जैसे ही ऊपर की साइड गया, अब यहाँ से क्या रीअब्सॉर्ब होने लग जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये तो मतलब मेरे पास जो असेंडिंग वाला है, असेंडिंग ऊपर जाने वाला, वो किसके लिए परमिएबल है? आयंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और जो डिसेंडिंग वाला है वो वाटर के लिए परमिएबल है। फिर यहाँ से निकल के किसके अंदर जाएगा? डीसीटी के अंदर जाएगा। डीसीटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्या कराता है? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कराता है। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। अब इसका कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन डिपेंड करता है हमारी किसके ऊपर? यूरिन के ऊपर मैम, बॉडी के ऊपर, ऑस्मोलैरिटी पे। बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमने पूरा दिन में कितने अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक किया है। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की है डेफिशिएंसी, लिखना चाहो इसको लिख लो, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका सिग्नल जाएगा किसके पास? हमारे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा। तो हाइपोथैलेमस अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करेगा? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी
डायूरेटिक हार्मोन ये सिक्रीट करेगा, और ये एडीएच क्या करेगा, ये एडीएच जाके बाइंड कर जाएगा किससे, हमारी जो डीसीटी है, इस डीसीटी के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। एडीएच आया और इन रिसेप्टर्स से बाइंड कर गया। जैसे ही ये रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, वाटर की डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए कि भाई बहुत सारा वाटर रीअब्सॉर्ब करा लो, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है। तो इसका मतलब, तो ये क्या बनाएगा, डीसीटी को वाटर परमिएबल बनाएगा, परमिएबल फॉर Reabsorption. ऑफ वाटर। ये केस होगा यहाँ पे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन का। डीसीटी डेफिशिएंसी, डीसीटी में आपका कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पूरा दिन में बहुत सारा वाटर इनटेक लिया है, उस टाइम पे क्या होगा, तो उसमें नहीं रिलीज होगा, क्या क्या मैम ADH रिलीज नहीं होगा। वाटर का सिक्रीशन होता है। देखो दूसरा केस समझो, ये तो केस 1 था, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है समझने की यहाँ पे। केस 2 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर या मैक्सिमम इनटेक ऑफ वाटर। बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, उसका सिग्नल जाएगा किसको, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करेगी एल्डोस्टेरॉन। अब ये एल्डोस्टेरॉन भी अगेन क्या करेगा, Reabsorption कराएगा, ये भी किसका रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, लेकिन ये सोडियम का या इलेक्ट्रोलाइट। आयंस का रीअब्सॉर्प्शन ये कराएगा। और वो आयंस का रीअब्सॉर्प्शन जैसे कि देखो, हमारे एडीएच के जो रिसेप्टर्स थे वो डीसीटी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थे, एडीएच के रिसेप्टर्स डीसीटी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन एल्डोस्टेरॉन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, डीसीटी के अंदर सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्युलर सेल्स। इन मैक्युलर सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, तो एल्डोस्टेरॉन जाएगा इन मैक्युलर सेल्स से रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो डीसीटी को क्या बना देगा, आयन परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। सोडियम एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ये करा देगा। हाँ जी, मतलब मैम अगर वाटर अगर नॉर्मल अमाउंट में होगा तो डीसीटी वर्क नहीं करेगा, डीसीटी नॉर्मल थोड़ा बहुत। अगर वाटर हमारी बॉडी में amount में है, कोई कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये कंडीशनल है, मतलब हमेशा नहीं होगा, ये तब होगा जब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो या फिर हाई अमाउंट ऑफ वाटर हो। अगर नॉर्मल मैम केस बोलो बोलो। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है तो मैम वो रीअब्सॉर्प्शन क्यों करवा रहा है, उससे तो सिक्रीशन। देखो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी बहुत कम है और फिल्ट्रेट के अंदर वाटर होता ही होता है, तो मुझे चाहिए कि बॉडी से कम अमाउंट में वाटर पास हो, तो फिल्ट्रेट के अंदर से हम वाटर को निकाल के ब्लड को दे रहे हैं, एब्जॉर्ब करा रहे हैं ब्लड से, ठीक है। सबको समझ में आया ना ये वाला पूरा मैकेनिज्म? यस मैम। यस मैम। चलो फिर अब आ जाते हैं हम अपनी एनसीईआरटी पे। अब एनसीईआरटी में हाईलाइट करना शुरू करना, बिकॉज अगर नीट एग्जाम के लिए जाओगे तो ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म्स तो आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा कि एक एक बैठ के मैकेनिज्म समझो कि कैसे कंडीशनली एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ऐसे कभी पढ़ते भी नहीं है नीट एग्जाम के लिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं बिल्कुल। तो वही हम लोग एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो मुझे एग्जाम टाइम पे याद रख के जाना है। सबसे पहले मेरे पास लूप ऑफ हेनले की शेप कैसी होती है, हेयर पिन शेप होती है, या फिर ये भाई नेफ्रॉन की वो कौन से स्ट्रक्चर जिसकी शेप हेयर पिन होती है, लूप ऑफ हेनलेज लूप। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल जिसके अंदर डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग जो ऊपर जा रहा है हैज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन। फिर असेंडिंग के बाद कौन स्टार्ट हुआ था मेरा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड रीजन। डीसीटी के बाद कौन आया था, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है ना, हर एक नेफ्रॉन के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती,
बहुत सारी नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होती है। एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी नेफ्रॉन्स के लिए कॉमन होती है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स, बहुत सारी नेफ्रॉन्स का डीसीटी ओपन होता है एक ट्यूब के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज, जो बहुत सारे कन्वर्ज हो जाते हैं आपस में, और किसके अंदर ओपन होता है? रीनल पेल्विस के अंदर थ्रू मेडुलर पिरामिड इन द कैलिसेस। फिर कैलिसेस से हमारा वही आपकी वो रीनल पोर्टल वेन डोर्सल एओर्टा इन सब के अंदर जाएगा, मतलब यूरेटर के अंदर जाएगा पहले तो, फिर यूरेटर से यूराइनरी ब्लैडर जो बाहर पास आउट होना है, और जो वापस से बॉडी के अंदर जाना है वो डोर्सल एओर्टा के थ्रू चला जाएगा। मैम कल मेरा एग्जाम है, कैन आई लीव क्लास? मोनिका हाफ आवर और रुक जाओ ना, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इतना पढ़ ही लिया है तो। मैथ्स जो जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो समझा रही हूँ अभी। हाँ मैम यूरिन डिसऑर्डर कैसे होता है? डिसऑर्डर एंड में पढ़ेंगे ना अभी हम, वही कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग ही होता है इसके अंदर कुछ कुछ। फिर आता है हमारे पास मेलफिजन। मेलफिजन कॉर्पसल के अंदर कौन कौन आता है मनोज? मेलफिजियन कॉर्पसल के अंदर क्या क्या आता है, प्लीज लेट मी नो जल्दी से। बोलो भाई। मैं बता बोलो। बॉर्मन कैप्सुलर ग्लोमेरुलस। एग्जैक्टली तो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे प्रीवियस ईयर में। पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। पीसीटी डीसीटी हम लोगों ने देखा था कॉर्टेक्स वाले रीजन में था, जबकि लूप एनले मेडुला के अंदर था। इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो नेफ्रॉन होता है उनके अंदर लूप्स ऑफ हेनले क्या होता है? लूप ऑफ हेनले और बहुत कम, मतलब उसका लूप ऑफ हेनले का बहुत छोटा सा पार्ट ही होता है जो मेडुला के अंदर जाया रहता है। ऐसी नेफ्रॉन को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कुछ नेफ्रॉन के अंदर ऐसे होता है कि लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होता है, और जितना ज्यादा लॉन्ग होगा उतना ही मेडुला के डीप जाएगा। ऐसी नेफ्रॉन को हम बोलते हैं डिस्टा मेडुलरी। दो नेफ्रॉन्स है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इनका डिफरेंशिएशन हमने किस बेसिस पे किया है, ये क्वेश्चन है। From size of loop length of the Henle loop. Exactly. According to the length of the Henle's loop in the medullary region. Efferent arteriole. Efferent arteriole emerge होती है glomerulus form a fine capillary called the renal tubule called the peritubular capillaries. This is again important. ये जो मैंने यहाँ पे रेड वाली आगे एक्सटेंड की थी ना, यस देखो ये जो रेड वाली एक्सटेंड की थी हमने, इसका फायदा क्या होता है भाई? जितना मैंने यहाँ पे वाटर को रीअब्सॉर्ब करा रही हूँ, सारा का सारा वाटर कौन ले लेगी? ये कैपिलरी कैपिलरी ले लेगी। यहाँ से जितने भी आयंस में रीअब्सॉर्ब करा रही हूँ सब किसके अंदर चले जाएंगे? कैपिलरी। बिकॉज फाइनली यही वो मेरी आर्ट्रियोल है जो चीजें किस कहाँ तक लेके जा रही है, पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करेगी, वापस जो जाएगा। और जो येलो वाला है ये वो है जो फिल्ट्रेट रिमूव आउट होगा। और इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी भी पता कर देता है। बिकॉज आप देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, दिस इज नॉन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई वाटर जो है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होने लग रहा है, वाटर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसा हो रहा है? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? वाटर होता जा रहा है, तो ये मेरे पास बनता जा रहा है क्या? हाइपोटोनिक। और यहाँ पे बहुत सारे आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये वाला पार्ट कैसा बनता जा रहा है? हाइपरटोनिक। तो ऐसे हम लोग इसका वो भी पता लगा देते ना कि हमारा पहले 400 होगा, फिर 500, फिर 600, फिर 800, ऐसे ऐसे ही हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। अब जिसको हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक वाली कंडीशंस क्लियर होंगी वो तो इजीली कर ही लेगा, इसको कर लोगे ना। जैसे कि हम लोग कि सबसे पहले मेरे पास अंदर की साइड क्या होता है, यहाँ पे 300 होता है, फिर 300 से 400, फिर ये 600 जा रहा है, फिर 800 जा रहा है। लूप ऑफ हेनले में आता है तो कितना हो जाता है? ये 1200 हो जाता है। लूप ऑफ हेनले में आते टाइम ये 1200, फिर ऊपर जाएगा बिकॉज यहाँ पे है अंदर की साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। अगेन ऑस्मोलैरिटी
डिक्रीज हो जाएगी। 200 से फिर 1000, फिर 800, 600, ऐसे ऐसे डिक्रीज होता होता यहाँ पे 300 तक आ जाएगा, और डीसीटी में और ज्यादा डिक्रीज होके 200 चला जाता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि हमारा जो नॉर्मल जो ब्लड होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी रहती है, 300 रहती है। ऐसा कौन सा रीजन है जिसके अंदर ऑस्मोलैरिटी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से भी कम हो जाती है? DCT इसके अंदर वो 200 तक भी चली जाएगी, बिकॉज वहां पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हम लोग करा देंगे। यस मैम। तो ये हो गया, इसी को हम बोलते हैं आपका वासा रेक्टा, जो रेड वाली ट्यूब थी हमारी। A minute vessels of this network run parallel to the loop of Henle. Loop of Henle के पैरेलली बनाया था। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस किसके अंदर? cortical नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन आता है आपसे, किसके अंदर रिड्यूस होती है? फिर आएगा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहला प्रोसेस होता है मेरे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोगों को GFR ये सब चीजें याद रखनी पड़ती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, हमारी जो किडनी होती है पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर करती है? 1100 से 1200 ml। 1100 के अराउंड, 11 से 1200 मिलीलीटर 11 से 1200 पर मिनट। और अगर हम इसको रफली देखें तो 1/5 जो ब्लड होता है वो हमारा पंप करता है हार्ट इन अ मिनट। मतलब जितना हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है उसका 1/5 ये फिल्टर करती है एक मिनट में। 5 पार्ट में से एक पार्ट ही कर पाती है। 5 पार्ट में से एक पार्ट। मैम एक बार ये वाली बात दोबारा बताना है। बाकी ब्लड तो मैम ऐसे ही रहता है। जितना ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है एक मिनट में, उसका अगर वो 5th है तो 5th में से सिर्फ 1 पार्ट ही हमारा किडनी फिल्टर कर पाती है। इससे मेरे को ये समझ आता है कि जो हमारा हार्ट है उसका पंपिंग रेट बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू द किडनी का फिल्टर। यानी कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसका 1/5 उसका 1/5 हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। फिर बाकी ब्लड कैसे जल्दी पंप, मतलब वो कैसे फिल्ट्रेट होते होंगे? मतलब स्लोली होता है इसके अंदर, कि मैम होता है लेकिन स्लोली होगा। Glomerular capillary pump by each ventricle of the heart in 1 minute. Glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers. तीनों layers मैंने आप लोगों को बता दिया था। filtration layer, epithelium of Bowman capsule, basement membrane between 2 layers, epithelium cells of Bowman capsule जिसके अंदर podocytes थे, intricate manner में अरेंज थे, जिनके बीच में छोटे छोटे pores थे, जिनको हम filtration slit या फिर slit pore बोलते थे। उन्हीं pores के थ्रू मेरा नीचे filtrate आ जाता था। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इज इक्वल्स टू फिल्ट्रेट लिखाया था ना। ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू दीज मेम्ब्रेन के थ्रू, फाइनली ये फिल्टर हो जाता है थ्रू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन। क्वेश्चन आता है भाई कौन सा पार्ट होता है जो फिल्टर नहीं हो पाता है? प्रोटीन। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सही यहाँ तो? यस मैम। यस मैम। फिर आता है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट। जितना फिल्ट्रेट मेरा किडनी बनाती है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल का देखें 125 ml पर मिनट, इट मींस पर डे वो 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करता है। GFR ये आप लोगों को याद रखना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब एक और होता है GFF। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GFF? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइडेड बाय ग्लोमेरुलर प्रेशर फ्लो। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है मेरे पास? 125 ml। और ग्लोमेरुलर प्रेशर फ्लो कितना होता है? वो होता है हमारे पास
650। अब ये कितना आ जाएगा 1/5, जो मैंने आप लोगों को बताया था 1/5 होता है। ओके मैम। क्लियर। GPF की फुल फॉर्म क्या होती है वो आप लोगों को याद रखना है, GFR की फुल फॉर्म क्या होती है वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये लिख रहे हैं भाई, मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो 125 ml पर मिनट बन रहा है, मतलब टोटल 180 लीटर। क्या हमारी बॉडी में से 180 लीटर पर डे पास आउट होता है? नो मैम। नो मैम। रीअब्सॉर्ब हो जाता 99% जो होता है वो है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। रीअब्सॉर्ब हो जाता है। मैम GPF की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोमेरुलर प्रेशर फ्लो। ग्लोमेरुलर प्रेशर फ्लो। 1% यूरिन बनता है, तो 180 का 1% कितना होगा? 1.8 लीटर 1.8। पर डे। ये वन डन। ठीक है, फिर Yes, इसके ma'am. बाद एक और वैल्यू हमें यहाँ पे याद रखनी होती है, वो होती है मेरे पास NFP। व्हाट इज NFP? नेट फिल्ट्रेशन क्वेश्चन, रेट। एक क्वेश्चन मिलेगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का इज इक्वल्स टू होता है GHP माइनस BCOP प्लस CHP। अब ये सब क्या है यहाँ पे, लिखो इनको। GHP, व्हाट इज GHP? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। BCOP, ब्लड Colloidal osmotic pressure. कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। CHP, Capsular hydrostatic Capsular hydrostatic pressure. कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक pressure. प्रेशर। अब इसको समझो, देखो 3 प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक वो प्रेशर जो मेरा ग्लोमेरुलस लगाएगा, इसको बोलेंगे GHP, जो ग्लोमेरुलस लगा रहा है, पहला प्रेशर। सेकंड प्रेशर वो होगा जो मेरा ब्लड के अंदर कोलॉइडल स्ट्रक्चर्स है, प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट है, अमीनो एसिड्स है, वो सब जो एक प्रेशर लगाएंगे किसके ऊपर? कौन से सेल्स है यहाँ पे? Podocytes. लगाएंगे, उसको बोलेंगे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड प्रेशर ये लगाएगा कौन? हमारा कैप्सूल। कौन कैप्सूल? हमारा मेल्फिजियन कैप्सूल ना, मतलब हमारा जो बॉमन कैप्सूल है, वो प्रेशर लगाएंगे। 3 प्रेशर। एक प्रेशर देखो ऐसे ऊपर से लग रहा है ऐसे, और ऊपर से ही फिर हमारा एक प्रेशर लग रहा है ब्लड कोलॉइडल, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो लगा रहा है प्रेशर। एक होगा मेरा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये सारे के सारे प्रेशर्स मिलके फिर हमारा टोटल फिल्ट्रेशन प्रेशर बनाता है। अब इनकी वैल्यूज भी याद रखनी पड़ती है। GHP कितना होता है मेरे पास? 55 mmHg माइनस BCOP कितना होता है मेरे पास? 30 वैल्यूज पूछी जाती है, प्लस CHP कितना होता है? 15। तो 55 माइनस 45 कितना बच गया? 10 mmHg। प्रेशर होता है ना वो 10 mmHg होता है, और हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जो ग्लोमेरुलस जो प्रेशर लगाता है, अगर वो प्रेशर कम हो जाए, सपोज कर रहे हैं मेरे पास ये 55 की 55 की जगह 45 हो जाए, तो 45 माइनस 45 0, क्या हमारा फिल्ट्रेट पास ऑन हो पाएगा? नो मैम। No मैम। तो याद रखने वाली चीजें हैं ये, जिनको बार बार रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला और NFP। मैथ्स क्वेश्चन इसके अंदर से आता है। वैल्यूज पूछ लेंगे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू पूछ लेंगे, फुल फॉर्म पूछ लेंगे, फॉर्मूला पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो जितना मैंने आप लोगों को समझा दिया वही सब इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। 180 लीटर है, उसका 99% रीअब्जॉर्प्शन में चला जाता है,
और ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन क्या कराती है, हमारा सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इनका रीअब्जॉर्प्शन कराती हैं। और एक्टिव होता है या पैसिव होता है वो तो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। जितने भी मेरे पॉजिटिव आयंस होंगे उनका एक्टिव होगा हमेशा, जितने भी नेगेटिव वाले होंगे उनका पैसिव होगा। सेम फेनोमेनन किसमें था, डाइजेस्टिव सिस्टम में था। सेम यहाँ पे यस सेम वहां पे था, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे है हमारा। ठीक है, पॉजिटिव वाले जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे। और अगर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स देखें उनका भी हमेशा एक्टिव होगा। पैसिव किस किस का होगा, पैसिव अनायंस का होगा और वाटर का होगा। पैसिव हमेशा अनायंस और वाटर का होगा, बाकी मोस्टली का हमारे पास एक्टिव होता है। ठीक है, चलो फिर आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर हम लोग पढ़ लेंगे और किसका कैसे कैसे होता है। सबसे पहले मेरे पास पीसीटी। पीसीटी का क्या फंक्शन होता है, पीसीटी लाइन अप होता है किसके थ्रू, सिंपल क्यूबर्ड है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई है तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा रीअब्जॉर्प्शन का। कितना, 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, 70 से 80%। ये हमारा आयनिक बैलेंस जो होता है बॉडी का, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस भी बनाने में हेल्प करता है। पीएच भी मेंटेन यही कराता है। पीएच मेंटेन कराना, आयनिक बैलेंस बनाने का मेन काम हमारे पीसीटी का है, क्योंकि 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट। एंड रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, इसको ऐसे एनसीईआरटी, देखो सुनो, एनसीईआरटी के साइड में इसको ऐसे बना दो। ये क्या है मेरे पास, पीसीटी। ठीक है, जहाँ पे पीसीटी लिखा है उसी के साइड में लिख लो। अब किसका रीअब्जॉर्प्शन बोल रहा है, किसका सिक्रीशन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास सिलेक्टिव सिक्रीशन हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का। सिक्रीशन का मतलब फिल्ट्रेट के अंदर एंटर होना। किस किस का एंटर होगा, हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, पोटेशियम का। NH3 लिख दो, NH3 का होगा और K पॉजिटिव होगा किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर। और रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बाहर रीअब्सॉर्ब कराना। ऐसे डायग्राम बना लेना। और देखो साथ साथ हमारा ये K पॉजिटिव का भी हो गया और साथ साथ हमारा क्लोराइड का भी करा देता है ये सिक्रीशन। इन सब की वजह से क्या होता है, पीएच भी ये बैलेंस करता है और इसके साथ साथ आयनिक बैलेंस भी ये बनाता है। ये हो गया हमारे पास पीसीटी का। फिर आता है लूप ऑफ हेनले। ऐसे ही लूप ऑफ हेनले की स्ट्रक्चर भी बना लो। ऐसे बना लेंगे ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों। देखो लूप ऑफ हेनले में अगर मैं बात करूं असेंडिंग, तो असेंडिंग हमारा क्या क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिंब। असेंडिंग लिंब के अंदर बहुत मिनिमम होता है और दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस लाइन को समझो, क्यों बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन से वाला पार्ट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, असेंडिंग वाला पार्ट। क्यों आपका ये हाई ऑस्मोलैरिटी बनाता है, बिकॉज ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आयंस इसके अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। बिस्ली बात है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी तो हाई करेगा ही करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई पूरी नेफ्रॉन के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को हाई करने में या मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या होगा, असेंडिंग ऑफ हेनले। डिसेंडिंग वाला क्या होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है बट ऑल्सो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करेगा। कॉन्सेंट्रेट करना मतलब वाटर बढ़ाना या वाटर कम करना, वाटर कम करना। डायरेक्टली नहीं लिखा इन्होंने कि भाई ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, इन्होंने लिख दिया कि भाई फिल्ट्रेट को
कंसंट्रेट करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि which part of the nephron is responsible for maintaining the concentration of filtrate, या फिर which part of the nephron makes the filtrate concentrated। अब जिसको नहीं पता होगा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब वाटर कम ज्यादा होता है, या फिर जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा हो, तो क्या क्वेश्चन कर सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो? मैम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो भाई which part of the nephron responsible for the reabsorption of water, सब लगा देंगे डिसेंडिंग। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो सब के सब कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आता है मेरे पास असेंडिंग लिम्ब। जो असेंडिंग वाला पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली, ठीक है। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे जैसे कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट कहाँ पे होगा, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग जैसे जैसे अपवर्ड जाएगा असेंडिंग में जाएगा, इट गेट डाइल्यूटेड क्यों हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर से आयंस निकल रहे हैं, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को डिटेल में मतलब अच्छे से समझना है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। लूप ऑफ एनले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैम एक बार कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा दीजिए। देखो कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी एसिड होता है ना, दो होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि भाई इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। डाइल्यूट का मतलब होता है मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि केमिस्ट्री लैब में जाते हैं ना, वहां पे भी होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो हम लोगों को टीचर डाइल्यूट एसिड तो हमेशा यूज करने देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डायरेक्टली यूज नहीं करने देते, बोलते हैं बहुत प्रिकॉशंस वगैरह आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं यूज करते हैं। तो वही है, अगर मैं अपने फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर को रिमूव कर रही हूँ तो मेरा फिल्ट्रेट कैसा बनता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन अगर मैं उसके अंदर से आयंस हटा रही हूँ, वाटर नहीं आयंस रिमूव कर रही हूँ, तो कैसा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ऐसा ही केस यहाँ पे होगा कि अगर मेरी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है तो कैसा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेंगे हम, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो क्या करेंगे, डाइल्यूटेड। बस है ना, सिंपल सिंपल सी चीज है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अभी। नहीं मैम इजी मैम आ गया। डीसीटी में भी ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना छोटू सी। डीसीटी क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो रीअब्जॉर्प्शन का सिंबल ऐसे बाहर की साइड है, किसका, Na पॉजिटिव का और H2O का। टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट, डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन किसका करा सकता है, बाइकार्बोनेट आयंस का। एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब होता है इसके अंदर एंटर होना। सिक्रीशन किसका कराएगा, हाइड्रोजन आयंस का और पोटेशियम आयंस का। एंड NH3 का भी कराएगा। फिर अगेन ये pH को मेंटेन करेगा, सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना के रखेगा बॉडी के अंदर। ये चीज होगी हमारी डीसीटी के बारे में। फिर आएगा नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास। अब देखो कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट लॉन्ग डक्ट जो एक्सटेंड होते हैं, मतलब बहुत सारी नेफ्रॉन्स की एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है। इसका काम होता है कि भैया लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है could be reabsorbed from this region to produce a concentrated यूरिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। मतलब जो ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या कराती है, यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन करा सकती है। इसके थ्रू यूरिया एंटर भी हो सकता है, पास आउट भी हो सकता है। टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी, मतलब जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या मेडुलरी रीजन है, उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन करा देगी है। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। वही सेम केस है। सिलेक्टिव सिक्रीशंस कराएगी। सिक्रीशन मतलब एरो अंदर की साइड, H पॉजिटिव और K पॉजिटिव।
तो ऐसा नेफ्रॉन के अंदर कौन सा पार्ट है जो यूरिया को भी पास आउट कर सकता है, मतलब यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन करा देगा, वो कौन सा पार्ट कलेक्टिंग होगा? डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग। डन सब कुछ यहाँ तक। यस मैम। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए मेरे पास क्या प्रेजेंट है? वासा रेक्टा, मतलब वासा जितना नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले ने वाटर बाहर निकाला था, कौन सी रीजन के थ्रू? डिसेंडिंग के थ्रू, वो सारा का सारा वासा रेक्टा एब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। और जितना उसने आयंस रिमूव किए थे इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, उनको कौन रीअब्सॉर्ब कर लेगा? वासा रेक्टा। डिसेंडिंग वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कर लेगा। तो ऐसे ही हमारा ये मेंटेन करके रखता है। अब इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ध्यान से समझना, लास्ट डायग्राम है बस ये। इफरेंट और एफरेंट। इफरेंट मतलब बाहर जाना, एग्जिट, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये इन्होंने कंबाइन नहीं किया हुआ, ऐसे कंबाइन। एफरेंट से आया, सबसे पहले मेरे पास जितना ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होता है, सेम ऑस्मोलैरिटी किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है? मेरा पीसीटी के अंदर सिर्फ प्रेजेंट होती है। और उससे कम किसके अंदर प्रेजेंट होती है? पीसीटी। देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है 200। फिर जैसे जैसे नीचे की साइड पास ऑन होगा, तो हमारा जो डिसेंडिंग वाला तो वाटर के लिए परमिएबल होता है, तो अंदर से वाटर रिमूव करेगा। वाटर रिमूव करेगा तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा बढ़ेगी। ज्यादा हो जाएगी। तो बढ़ेगी। 300 से 400 हो गई, 600 हो गई, 800 हो गई, 1000 कर लेगा, वासा रेक्टा एब्सॉर्ब कर लेगा। तो वासा रेक्टा के अंदर जैसे जैसे नीचे की साइड जाएगा, 300 से 400, 600, 800 होता जा रहा है या नहीं? यस मैम। ये वाला पार्ट देखना, ये वाला नहीं है, ये है। क्योंकि इसको पूरे डायग्राम को उठा के यहाँ पे रखोगे ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। इधर से हम लोगों ने वाटर को रिमूव किया। अब ऑस्मोलैरिटी का जितनी ज्यादा तब होगी जितना ज्यादा उसके अंदर आयंस होंगे। तो यहाँ पे हम ऑस्मोलैरिटी बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ा फिर देंगे। हमारा जो असेंडिंग वाला है वो वाटर एब्सॉर्ब करेगा, तो उसकी तो कम होगी ना, क्योंकि Yes, वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है, उसकी कम होगी। फिर लूप ऑफ हेनले में सबसे एंड पॉइंट पे कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है? ये क्वेश्चन आ जाएगा 1200। फिर धीरे धीरे जैसे आयंस को बाहर निकाल रहा है, आयंस रिमूव आउट हो रहा है, आयंस रिमूव होंगे तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी। पहले ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, फिर ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है। आयंस जितने यहाँ से निकल रहे हैं, इन आयंस को कौन एब्सॉर्ब कर रहा है? वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट, वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट। तो आयंस एब्सॉर्ब कर रहा है, आयंस एब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब देखो ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना ऑस्मोलैरिटी 100 400। फिर डीसीटी के अंदर गए, डीसीटी के अंदर अगेन वही 200 कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होगा। फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में देखो लिखा हुआ है यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन करा देता है, कहीं कहीं पे वाटर भी करा देता है। इसके अलावा H पॉजिटिव और K पॉजिटिव का भी करा देता है। यस राधिका। हाँ जी मैम इसमें जो वासा रेक्टा है, अगर हम असेंडिंग की तरफ से देखें, डिसेंडिंग की तरफ से देखें, ऑस्मोलैरिटी तो सेम सेम सी आ रही है, क्योंकि वाटर लेना और NaCl का एब्जॉर्प्शन करना ऑस्मोलैरिटी। हाँ हो रही है, लेकिन एरोज देखो ना, अगर हम डिसेंडिंग में देख रहे हैं, डिसेंडिंग में दोनों डिसेंडिंग देखो, वासा रेक्टा भी देखो और लूप ऑफ हेनले भी देखो। डिसेंडिंग में हमेशा ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है और असेंडिंग में हमेशा ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है। डिसेंडिंग में कम हो रही है, असेंडिंग में बढ़ रही है, ये होगा जो। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। यस। तो काउंटर करंट क्यों बोल रहे हैं भाई? इसमें नीचे जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, एक में ऐसे नीचे आ रहा है, एक में ऊपर जा रहा है। फिर ये जो दो साइड वाली है, ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है नहीं, तो इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल देंगे बस। किसमें जब नीचे की साइड जा रहा है तब बढ़ रहा है, इसमें जब ऊपर की साइड जा रहे हैं तब कम हो रहा है, अपोजिट चल रहा है दोनों में, ठीक है। ओके मैम। Yes. किसी को कोई डाउट? नर्सिंग ma'am. स्टूडेंट या फिर नीट वाले बच्चे? काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या बेटा? मैम एक रास मैकेनिज्म भी है ना? हाँ रास मैकेनिज्म भी है इसमें। मैं
हाँ जी बोलो। मैम हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। किसमें कंफ्यूज हो रहे हो? मतलब जैसे इसमें इसकी डिसेंडिंग लूप से निकलेगा, वो तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, शायद मेरी साइड हो रहा है और किसी को भी वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस मैम हो रहा मैम ब्रेक हो रहा है। मुझे तो मैम क्लियर ब्रेक ही हो रहा है। आपकी वॉइस ब्रेक मेरी साइड, मतलब मुझे नहीं सुनाई दे रहा है आपका। चलो एक बार लास्ट रास मैकेनिज्म वो कर लेते हैं, फिर राधिका मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? ओके। रास फुल फॉर्म क्या होता है रास की? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेशन। एल्डोस्टेरॉन स्टिम्युलेशन, ये हुआ। अब रास मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है आपका, ये रेगुलेट करता है कौन? Juxtaglomerular cells. जेजी सेल्स ऑफ किडनी। मैम किडनी क्या है जो जस्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन था ना? हाँ जी बोलो। मैम इसके अंदर रेनिन में तो सिंगल एन आएगा। एक सेकेंड, हाँ सिंगल एन आएगा। डबल एन वाला बताओ कहाँ पे यूज होता है? मिल्क प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल्क वाले में। मिल्क प्रोटीन में आई डबल एन आई एन। बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे पिक किया। फिर आता है जेजी सेल्स ऑफ किडनी। अब ध्यान से समझना, पूरा मैकेनिज्म है ये। क्या हुआ अगर हमारी बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन होता है, कंडीशनल है ये। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन हुआ तो ब्लड प्रेशर भी डाउन होगा। ये फिर हमारा जो ब्लड का आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो भी डाउन हो जाएगा। जैसे ही ये तीनों कंडीशन मेंटेन हुई मेरी बॉडी के अंदर, तो ये एक सिग्नल देगा। किसको सिग्नल देगा? हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट है जेजी सेल्स, कि भाई जेजी सेल्स बॉडी के अंदर ये कंडीशन बनी है, आप कुछ करो। तो क्या करेगा वो? अपने अंदर से रेनिन सिक्रीट करेगा, सिक्रेट करेगा। ठीक है? और ये रेनिन क्या काम करेगा? ये रेनिन एंजियो टेंसिनोजन पे वर्क करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियो टेंसिन फर्स्ट में, ठीक है? फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजियो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना भी काम होगा ये एंजियोटेंसिन सेकंड ही करने वाला। क्या क्या काम करेगा? सबसे पहले हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन हुआ है, सबसे पहले जीएफआर को बढ़ाएगा, यस मैम। ठीक है? फिर क्या करेगा? फिर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम आयंस को रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। किसके थ्रू कराएगा? मेनली पीसीटी के थ्रू कराएगा, ठीक है? इसके अलावा बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को भी सिक्रीट कराएगा, क्योंकि हमें याद है एल्डोस्टेरॉन ही क्या काम कर रहा था? एल्डोस्टेरॉन मैक्यूला सेल्स के अंदर उसके रिसेप्टर्स थे, वहां पे जाके बाइंड कर रहा था और डीसीटी के थ्रू कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था। Yes, ma'am. याद है ना? तो ये काम करता है Yes, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का काम लिख लो, एक्टिव करा देगा क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम डीसीटी। डीसीटी। तो डीसीटी और पीसीटी दोनों को एक्टिवेट करा देते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक है? ये है रास मैकेनिज्म। मतलब रेनिन भी यहाँ पे काम कर रहा है और एंजियोटेंसिन भी काम कर रहा है और एल्डोस्टेरॉन भी वर्क कर रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेशन। यस मैम। यस मैम। किसी का कोई डाउट? मैम एंजियोटेंसिन क्या होता है? एंजियोटेंसिन एक ऐसा समझ ले, एक फैक्टर होता है जो कहाँ से सिक्रीट होता है? जो आपके लीवर से सिक्रीट लीवर होता है। से। और एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है कौन? आपके लंग्स। लंग्स से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है एसी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। हम कौन सा एंजाइम होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्जिंग एंजाइम। कन्वर्टिंग एंजाइम। कन्वर्टिंग एंजाइम, ये पूरा डिटेल में यूज करते हैं। Yes, ma'am. You have to. अच्छा मैम, उस लेक्चर्स के अंदर आई? पूरा डिटेल है। आई गेस 3 लेक्चर्स लिए थे मैंने इसके, 3 यस लेक्चर मैम, 3 लेक्चर्स। ठीक है? तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रास मैकेनिज्म भी आपका डन।
चलो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पे आ रहा है। अब रेगुलेशन में ही आपका रेनिन एंजियोटेंसिन वाला पूरा टॉपिक आ गया है। ऐसा पूरा यही है मैम। अब बस एनसीईआरटी पढ़ लेना। और एनसीईआरटी मेरा वीडियो ऑफ है। यस हमारी पूरी वीडियो ऐसे ही रिकॉर्ड हो गई है। तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना एंड इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना प्लस। ओके मैम। ओके मैम। जेजी मनोज, जेजी का फुल फॉर्म होता है जस्ट ग्लोमेरुलर। ओके मैम। मैम अगर रास हाइपर हो जाता है तो एएनएफ सीक्रेट होता है ना वॉल्स ऑफ द हार्ट हाँ, अगर रास हाइपर हो जाता है तो रास हाइपर होके सिग्नल देता है हमारी ब्लड की वॉल्स को, और वो अपने अंदर से रिलीज करती है एएनएफ, एंटी नेट्यूरल फैक्टर, जो वासोडायलेटर की तरह काम करता है, और वो रास को फिर इनहिबिट करा देता है। फिर तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसमें उसमें अगर रास जो होता है वो हाइपर होता है, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। एएनएफ वैसोडायलेटर उसके बाद ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब नॉर्मलाइज हो जाता है। मैम हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे अब्जॉर्ब होता है? हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को एब्जॉर्ब कौन करता है?